ईद के बाद वापस आ गए। अब कोई ये तो नहीं कहेगा सर थोड़ा सा आज कम पढ़ाएं क्योंकि मैंने पिछला रिवाइज करना है। यकीनन आपने रिवाइज कर लिया होगा सारा पिछला। आपने बंदा सिगरेट पीने वाला समझता है मैं सिगरेट फूंक रहा हूँ, सिगरेट उसको फूंक रही होती। तो इसी तरह से वक्त ज़ाय करने वाला कहता है मैंने वक्त ज़ाय किया। भाई वक्त ने आपको ज़ाय किया। तो अगर टाइम ज़ाय करके आए हैं तो तकरीबन लानत आप लोगों, अगर आपने पढ़ा है तो माशाल्लाह बहुत बहुत आपके धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरी पुश्तों पे एहसान किया है। खैर जो भी आपने किया है आप बेहतर जानते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लानत या सवाब जो भी है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, खैर मैं तकरीबन इस वजह से भेजी है कि मैं पूरी लानत नहीं भेजी क्योंकि आपने मेरे काबिल एहतराम है, तो तकरीबन ठीक है। खैर अब किसी ने नहीं कहना कि कल टेस्ट है परसों टेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम आपको मिला है। एक दो लेक्चर थे, वो क्या थे, कुछ भी नहीं था, एक लेक्चर था, ज़्यादा लेक्चर तो नहीं थे, एक लेक्चर जानबूझ के। बाकी कितने लेक्चर मिले आपको ओवरऑल रिकॉर्डेड बाकी सब्जेक्ट्स के? 2 या 3 लेक्चर। ठीक है, एक लेक्चर मिला है आपको मेरी तरफ से। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि आप आराम से वो कर सकें। अच्छा, अब हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट है। हाँ या ना करो, फिर उनकी मम्मी की तरह वो हनूत हो जाते, कोमे में चले जाती है। 2 चैप्टर कंप्लीट है, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट है। ए 4B की 1-2 डेफिनेशन है वो हम कर लेते हैं। 5 कंप्लीट, 6 7 कंप्लीट है। चलो यूं कर लेते इनकम फ्रॉम बिजनेस ए कंप्लीट है। 8 नहीं है, बी जो उसका पार्ट है। उसके आगे जो चैप्टर है 9 और 10 और 11 में सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या रहती है, एग्जाम्पशन रहती, बाकी सारा आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो बहुत सारा पढ़ लिया, परेशान होंगे। ठीक है, अच्छा खैर जो भी है, तो अब हमने जो है स्टार्ट करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस, आगे डेप्रिसिएशन वगैरह और उसको कंप्लीट करना है, और साथ में उसके न्यूमेरिकल। 10 तारीख तक इनकम टैक्स हमने हर लिहाज से कोशिश करना है कि कंप्लीट हो जाए। अगले 20 दिन हम सेल्स टैक्स को देंगे और कोशिश करेंगे कि एंड तक। अच्छा, कुछ दोस्त हैं, मतलब हर एक का अपना विजन होता है, क्योंकि चूँकि हमने शुरू पहले किया था तो ज़ाहिर लॉन्ग बैच है, शुरू पहले किया तो हमें तो जल्दी फ्री करना चाहिए। भाई आप खुद देखें कि आपको सिर्फ कितनी 8 या 10 छुट्टियां मिली, आप उस माहौल से निकल गए। अब खुद देखिएगा आखिरी 2-3 दिनों में आपको कोई पता नहीं कि मैं सीए कर रहा हूँ, ऐसा है या नहीं। अगर आपको 1.5 महीना पहले छोड़ दें या 2 महीने पहले छोड़ दें, आप पहले महीने 2 महीने में ये असर खो देंगे। देखें, अभी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते सैलरी की बात कर लूँगा कि सैलरी में ये पढ़ा था। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि अब मैं ये होता है सीए के माहौल में रहना। सीए दोस्तों से मिलते हैं कि कुछ तुमने पढ़ लिया, ये होता है एक माहौल में रहना। 1 महीना काफ़ी है रिवीजन के लिए। अगर आपको पहले छोड़ दिया जाए तो इसका बुरा असर पड़ता है। आप शायद पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, हम पहले पढ़े भी हैं, पढ़ाया भी है। अच्छा, दूसरा फ़र्क समझे दोनों में। आपने 4 सब्जेक्ट उठाए मोस्टली, जो बाकी हैं उन्होंने 2 उठाए हैं या मैक्सिमम किसी ने उठाए हैं तो 3। उन्होंने एक दिन में कितने सब्जेक्ट तैयार करने हैं, 2 या 3। आपने कितने करने? तो क्या आपको ज़्यादा पढ़ाया जाता? आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया। तो ये ना समझे सर जी क्या फ़ायदा, मैंने उस दिन भी यही कहा था, सर जी लॉन्ग बैच का क्या फ़ायदा। ये फ़ायदा कि आप थोड़ा पढ़ के 4 सब्जेक्ट, और वो जो बाकी है, ज़ाहिर पेपर तो सबने सितंबर में देने हैं ना। अब उनको इस चीज़ की सजा दे, बाकी को तो आप लेट स्टार्ट हुए, आपको जो है हम अक्टूबर में जाके सिलेबस कंप्लीट करवाएं। ठीक है, तो ये तो आप फ़र्क समझें। आपको 4 सब्जेक्ट और थोड़ा थोड़ा, जो नॉर्मल बैच हुआ उनके 2 सब्जेक्ट हैं या 3 सब्जेक्ट हैं, तो उनको ज़्यादा पढ़ाया गया है ताकि वो एक दिन में कौन कितना हजम कर सकता है। तो आपने 4 तक ही रहना है। आज तक जितना है आपका कोर्स कंप्लीट
हो जाना चाहिए, जितना भी मतलब पढ़ चुके हैं वो आपकी रिवीजन समेत हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आपको छुट्टियां मिली हैं ईद उल फितर की, मिली है, फिर ये वाली क्रूशियल थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 50%, 60%, 70% आप सिलेबस करके बैठे हुए हैं, तो आप उसको रिवाइज, इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर दिया गया, ज़्यादा नहीं। रिकॉर्ड करवाने को तो जल्दी जल्दी सिलेबस आ गए, मैंने कहा भी था 16वां 17वां चैप्टर करवा, लेकिन फिर मैं रोक गया, नहीं कि इनको जो है इनका टेस्ट भी है, आगे टर्म टेस्ट है, जो सारे चैप्टर का कहा हुआ था, ठीक है, तो उससे कुछ करके तो इंशाल्लाह जो भी जिसका भी एटीट्यूड है, जैसे तो सीए एक एटीट्यूड का नाम है, पढ़ने का नाम है कि मैंने पढ़ना है, ठीक है, तो अगर वो जहन में आए हैं तो आप खुद देखें, हम थोड़ा थोड़ा करके भी कितने तक पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी हमारे पास ये कुछ 7-8 दिन है, हम इंशाल्लाह इनकम टैक्स किसी हद तक क्या रह गया है, ये वाले चैप्टर रह गए हैं, उसके बाद एक चैप्टर आता है 13 चैप्टर, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किस तरह से वो आप इस तरह से किया है, वो है किसी बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम हो, तो हमने को थोड़ा सा पढ़ा है चैप्टर 4 में, फिर हमने फॉरेन से सैलरी एग्जेम्प्ट होती है कहीं पढ़ा है, फिर हमने अपॉर्चुनिटी में थोड़ा बहुत उसको पढ़ लिया कि उसको एक अलहदा से वो किया जाता, तो इसी तरह से फिर एक और जगह पे हमने फॉरेन इनकम को जो है वो सैलरी के अलावा कोई हो तो वो भी कहीं पे पढ़ी है कि वो फॉरेन वो हो, डिविडेंड हो, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा है कहीं पे, क्लियर। तो ये हमने उस तरह से उसको कुछ बिट्स और पीसेस में करके पढ़ लिया, क्लियर हो गया, ठीक है। जो है 12th चैप्टर इनकम फ्रॉम उसका है, वो बिजनेस के साथ पढ़ेंगे। इनकम किसकी, एओपी की, वो हम बार बार कहते हैं, प्रॉपर्टी में शायद कहीं पे हमने पढ़ा था कि जब हम एओपी को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जाके इसको पढ़ लेंगे, ये वाला। उसके बाद वाली जो चैप्टर है रिटर्न वाला चैप्टर है, उसके बाद एक जो है रिकॉर्ड वाला है, और एक चैप्टर है जो थोड़ा ट्रिकी है, उस पर हमें तकरीबन कोई 5 से 7 दिन चाहिए होंगे। अदरवाइज तो हम इस तरह से चलेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस सोर्स के न्यूमेरिकल, सैलरी के थोड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल, और आखिरी 20 दिनों में कौन से वाले, ठीक है, तो जो है सेल्स टैक्स। लेकिन सेल्स टैक्स करते हुए भी हम 2 दिन बाद 4 दिन बाद सैलरी और बिजनेस, तब हम डिफ़िकल्ट लेवल पे पहुंच चुके होंगे, तो हम उनके क्या करेंगे, हम उनके कुछ न्यूमेरिकल करते रहेंगे ताकि सनद रहे और बबाक ज़रूरत काम है, ठीक है। तो हाँ, अदरवाइज़ तो भूल जाते हैं ना, ठीक है, 2 से पैसे लेके भूल नहीं, ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हम चूँकि लॉन्ग बैच था, डराता तो मैं आपको पहले दिन से रहा हूँ, ये होता रहता है कि किसी को बुखार का कहें तो सर दर्द आसानी से ले लेता है वो, तो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, तो आप शुक्र मनाते हैं कि नहीं हो रही, चलो ये फिर पूरी पढ़ लेते हैं। जी बेटा, नहीं, पूरे घंटे का, 1.25 घंटे का हो जाएगा जी। अब वो ये मेरे उसमें है कंसिडरेशन में कि वो गुजर जाता है, तो कल से या मैक्सिमम परसों से 1 घंटे या 1.25 घंटे का हो जाएगा, वो ऑलरेडी मेरी उसमें, तो हर चीज़ प्री प्लान होती है, जैसे चल रही होती है। हाँ, आप पहली दफ़ा पढ़ चुके हैं, जैसे आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वैसे नहीं होती, ठीक है। बाज़ दफ़ा सही देख रहे होते हैं, मतलब जैसे हमने वही वाली बात आ गई कि जनाब हमने पहले शुरू किया तो पहले ख़त्म होना चाहिए, उसका नुकसान होता है, जो आप नहीं जानते हम जानते हैं। देखिए मेरी बात सुने, 15 दिन पहले आपको छोड़ दिया जाए, देखिए उनका सिलेबस हम अगर महीना बाद शुरू करा के टाइम पे कंप्लीट करवा सकते हैं, तो क्या आपका नहीं करवा सकते हैं? अच्छा ये बताएं, आपके आने से टीचर के जो पर डे लेक्चर पैसे कॉलेज दे रहा है, उनके ज़्यादा पैसे लगेंगे या नहीं? और छोड़ दो, एसी की भी तो कॉस्ट होती है, को 3-4 घंटे आप बैठते होंगे, तो आपके आने में सरासर कॉलेज का नुकसान है। वैसे भी आपको मतलब इतनी जो है बाबरकत तो नहीं है कि आप आएँ और यहाँ पे कोई मतलब किसी तरह से आपका आना हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होता, फिर भी हम आपको अगर बुलाते हैं उसकी वजह होती है, हर चीज़ प्री प्लान होती है, कोई नहीं होता। हाँ, आप फ्री होते हैं, ओ यार नहीं पढ़ाता यार, आता है बातें करता है, वो छोड़ दे, ओ यार जानबूझ के घसीट, मुझे आज़ाद करे मैं जाके पढ़ूँ, हमें पता है तो जितना आज़ाद होके पढ़ेगा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को जहन में रखा, अगर हमारी अपनी प्लानिंग होती है, चल रही होती है, कोई चीज़ इसमें ना कोई जो है डिफरेंट नहीं होती। हाँ, आप दूसरों से मुआवजना करते हैं, फलाने क्या कर, हर टीचर का फिर अपना स्टाइल भी होता है, पढ़ाने का तरीका भी होता है, पेस होती है, कुछ जल्दी पढ़ा के आखिर पे स्लो पढ़ाते हैं, कुछ शुरू में स्लो पढ़ा के आखिर, हर एक का अपना स्टाइल होता है। देखिए भाई भाई से मुख्तलिफ होता है, सगे भाई
उनकी अदाद में होता है, इवन रिटेना, थम्स, तो ये डिफरेंस हो सकता है, बाकी प्लानिंग होती है, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। हर लिहाज से आपका ही भला सोचा जा रहा होता है, वो आप जो है इंशाल्लाह आइंदा भी होगा। लेकिन जी हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा 5B में से। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ही हम थोड़ी सी अगर हम वापस चलें तो मैं थोड़ी सी मुझे बता दें ताकि कंप्लीटनेस के लिए चेक कर लें। हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा, ओके ठीक है। अकोमुलेटेड प्रॉफिट, ये डिडक्टेबल अलाउंस ये पढ़ लिया, ठीक है, ओके। असेसमेंट, ये असेसमेंट के चैप्टर है, लेकिन किसी हद तक हमने इनको डिस्कस किया था, ओके चलें कर लेते, ओके चलें। मैं जरा पढ़ता हूं, जरा बताइए। अकोमुलेटेड प्रॉफिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, नीचे एक सेक्शन होगा डिविडेंड की एक एंड पे जाएंगे तो एक जो है एक डेफिनेशन आ रही होगी डिविडेंड, ये उसके लिए है, तो उसके लिए लिख लें जो है 2.1 उसके लिए, यानी 2 सबसेक्शन 1 हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। इंक्लूड्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या शामिल होता है? एनी रिजर्व मेड आउट ऑफ रिजर्व अप फ्रॉम अलाउंस, डिडक्शन, एग्जम्पशन, इन सब चीज़ों के बाद जो बच जाए वो क्या होता है? ये इसकी अगर नहीं समझ आ रही, इसके पता है ये क्या बला है? एक्सपेंस लेस हो के जो बाकी बच जाए वो क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करते हैं, बाज दफा क्या कर देते हैं कि आप लेते हैं और उसमें से क्या दे देते हैं, कुछ डिविडेंड टाइप की कुछ चीज दे देते हैं, डिविडेंड देते हैं। और डिविडेंड को जो है अगर डिविडेंड से पहले देख लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट आता है। और डिविडेंड दे के जो बचता है को रिटेन अर्निंग कहते हैं। पिछली सारी रिटेन अर्निंग को मिला लें तो क्या बन जाता है? हम कह सकते हैं कोई रिजर्व जो अलाउंस, डिडक्शन, एग्जम्पशन वगैरह निकाल के कोई प्रॉफिट बचा और हम उसको डिविडेंड देने के बाद किस में ले गए? रिजर्व में, वो हमारा क्या हो जाएगा? अकोमुलेटेड प्रॉफिट। दोबारा अकोमुलेटेड प्रॉफिट हुआ, उसमें से कुछ क्या दे दिया? डिविडेंड। लेकिन वो प्रॉफिट कैसे हुआ? ये डिडक्शन, अलाउंस, ये सारी चीजें लेस कर, डिडक्शन, अलाउंस वगैरह लेस करने के बाद हमें मिला प्रॉफिट में से कुछ हमने क्या दे दिया? डिविडेंड। बाकी जो बचा वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कुछ नाम वहां पे एज ए, लेकिन वो होगा क्या? अकोमुलेटेड प्रॉफिट। पहला अकोमुलेटेड प्रॉफिट। तो जो भी रिजर्व फंड में चीजें पड़ी हुई हैं वो क्या है? वो अकोमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है, इंक्लूड लिखा हुआ। ये वाली बात समझ आ गई। दूसरा, ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम, गेन्स ऑफ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी है तो उस केस में प्रॉफिट। अब दोनों में फर्क समझें। पहला है रिजर्व, पहला कौन से वाला है? रिजर्व। ये सारा प्रॉफिट होने के बाद, डिविडेंड वगैरह देने के बाद जो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ले गए तो वो भी है अकोमुलेटेड प्रॉफिट। और इस दफा जो प्रॉफिट में मजीद एडिशन हुई, अभी रिजर्व में ले नहीं गए लेकिन डिविडेंड के बाद जो बच गया वो क्या है? वो भी किसका पार्ट बन जाएगा? अकोमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, बेसिकली फर्क समझे दोनों में। एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड मौजूदा प्रॉफिट में से भी दिया जा सकता है और ऑलरेडी जो आपके पास क्या पड़े हुए हैं, रिजर्व पड़े हुए, उनमें से भी दिया जा सकता है। वो कहते हैं अकोमुलेटेड प्रॉफिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसके लिए इंक्लूड करता है नंबर 1 जो पहले से रिजर्व पड़े। और रिजर्व कैसे आए होंगे? प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे हुआ? उसमें से सारी डिडक्शन, सेल्स में से क्या निकाली गई? कोई कॉस्ट ऑफ सेल और बाकी सारी डिडक्शन निकाली गई तो वो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में से डिविडेंड देगी और बाकी सारा किधर फेंक दिया? रिजर्व में। वो रिजर्व भी किस में शामिल है? अकोमुलेटेड प्रॉफिट में शामिल है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी सूरत में, दूसरी सूरत नहीं समझे, मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ, मैं दोबारा से बताता हूँ। नहीं, मैं बता, जरा समझे। रिजर्व पड़े हुए, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होती है कोई, उसमें रिजर्व पड़े हुए, समझ ले 10 मिलियन के, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा है। अब ये रिजर्व कैसे आए होंगे? कोई सेल्स हुई होंगी,
उसमें से डिडक्शन हुई होंगी, हुआ होगा, फिर प्रॉफिट आया होगा। क्लियर हो गया? प्रॉफिट आया होगा। अब इस प्रॉफिट में से क्या दे दिया होगा? डिविडेंड। और बाकी जो बच गया ये डिविडेंड निकाल के वो किस में हमने भेज दिया? रिजर्व। है तो प्रॉफिट ही, इसमें से भी डिविडेंड दिया जा सकता है। अब जरा आए, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए जो रिजर्व पड़े हुए हैं कहां से बने? कोई अलाउंस, डिडक्शन, तो वो भी हम क्या कहेंगे भाईजान? ये भी क्या है हमारा? अकोमुलेटेड प्रॉफिट। तो अकोमुलेटेड प्रॉफिट में पहली चीज कौन से वाली आ गई? रिजर्व। रिजर्व कैसे बनते हैं? सेल्स, उसमें से क्या? डिडक्शन और डिविडेंड वगैरह देने के बाद जो बाकी पहले सालों का। अब हम देने लगे हैं डिविडेंड 2024 का, ये हमने किया था 2023 में। तो 2023 के लिए जो रिजर्व पड़े हैं वो भी क्या है? 2024 के लिए अकोमुलेटेड प्रॉफिट। क्लियर हो गया? पहली बात, अकोमुलेटेड प्रॉफिट में नंबर 1 कौन से वाली चीज शामिल होगी? पिछले सालों का जो बचा हुआ प्रॉफिट आ रहा है उसको क्या कह रहा है वो? उसके लिए वो क्या कह रहा है? रिजर्व कह रहा है। यहां तक सब ओके? ओके। अगली बात, ये क्लियर हो गया? 2024 में मैं डिविडेंड देने लगा हूं। मैं क्या देने लगा हूं? डिविडेंड। तो मैं किस में से दूंगा? मौजूदा प्रॉफिट में से, या मैं पिछले प्रॉफिट? पिछले प्रॉफिट को वो क्या कह रहा है? रिजर्व। क्लियर है यहां तक? रिजर्व। रिजर्व कैसे बनता है पता चल गया कि हमने प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट में से कुछ क्या दे दिया? डिविडेंड। जो बाकी बचा वो हमने किस में डाल दिया? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं से सुना था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो पहला हो गया। दूसरा, इस साल का जो प्रॉफिट होगा, इस साल का, ये दूसरी बात आ गई। पहली बात कौन से वाली? रिजर्व। इस दूसरी बात कौन से वाली? इस साल का प्रॉफिट। क्लियर हो गया? अच्छा ये बताएं, डिविडेंड देता कौन है? किसको मिलता है डिविडेंड? शेयर होल्डर। यकीन है एओपी के होते हैं। किसके? कंपनी के। तो ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मेरे ख्याल में कंपनी की डेफिनेशन में, ट्रस्ट को भी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक, ओके। तो इसी वजह, इंक्लूडिंग द इनकम एंड गेन ऑफ अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिस दिन वो क्या देता है। एक जगह पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे बैंक की सूरत में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही हमने कहीं पे पढ़ा था कि कोई ट्रस्ट या कोई म्यूचुअल फंड अपने इंटरेस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो बैंक का क्या बन जाता है? डिविडेंड बन जाता है। कहीं पे सुना था? अभी अगले दिनों हमने पढ़ा है, याद नहीं है, भूल गए हैं। इनकम फ्रॉम, पहले दूसरे पेज के शुरू में, इनकम फ्रॉम बिजनेस के दूसरे पेज के शुरू में बैंक में पढ़ा। खैर बात आगे चली गई है, दफा करें, छोड़ दे, हमने नहीं पढ़ा। ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और ट्रस्ट भी क्या होती है? तो उस दिन तक डिस्ट्रीब्यूशन, जिस दिन वो शेयर डिविडेंड वगैरह देने लगे, तो उस दिन तक जितना भी प्रॉफिट हुआ वो भी क्या कहलाएगा? अकोमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अकोमुलेटेड प्रॉफिट। तो इसका मतलब है 2 हो गए। एक जो रिजर्व पड़ा हुआ है उसमें से भी डिविडेंड दे सकते हैं। मकसद क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो पिछले जो प्रॉफिट पड़े हुए हैं या इस साल का जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? अब जरा देखिए, नंबर 1 ए पे पढ़ें और जल्दी से बे पढ़ें। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो आपके पास आपके सामने ये चीज मौजूद होगी, जरा देखिएगा। एनी रिजर्व ये पढ़ लें और बी वाला पढ़ लें। चले, एनी रिजर्व मेड अप ऑफ एनी अलाउंस, डिडक्शन, एग्जम्पशन को रटा लगा ले अंडर दिस ऑर्डिनेंस। पहले से जो पड़े हुए थे वो भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट है। दूसरा, ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या किसी ट्रस्ट के जो है वो गेन, वो किस तक? जिस दिन वो क्या करने लगे हैं, जिस दिन डिविडेंड देने लगे हैं उस वक्त तक का, उस दिन का, उस साल का प्रॉफिट। क्लियर हो गया? अच्छा, बाज दफा क्या होती है? लिक्विडेशन होती है। लिक्विडेशन सुना हुआ है कोई? बैंकरप्ट,
बैंकरप्सी, कोई लिक्विडेशन, कोई कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट होगी, इंसॉल्वेंट होगी, उस सूरत में कहते हैं रुक जाएं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट है। यूजुअली आपके जो एसेट होते हैं वो शेयर होल्डर के होते हैं, कहीं पे सुना था? ठीक है, एसेट शेयर होल्डर के होते हैं क्योंकि वो क्या देते हैं बदले में? कैपिटल देते हैं। बदले उन्होंने क्या दिया होता है? कैपिटल। अब जितनी कंपनी के एसेट्स हैं वो किसके हैं? वो शेयर होल्डर के हैं। क्या एसेट डिविडेंड है? नहीं, वो तो किसके पास रहे? कंपनी के। अगला कंसेप्ट सुनिएगा, अगर कंपनी के पास यूजुअली क्या रहा है? एसेट रहा है तो किसके? शेयर होल्डर के, लेकिन ये डिविडेंड में शामिल नहीं होते क्योंकि कंपनी अपना क्या कर रही है? आज कंपनी हो रही है बंद, एसेट बिके तो पैसे किसके? शेयर होल्डर के। तो इस सूरत में अब कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। क्या हो रही है? लिक्विडेट। तो अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एसेट बिकेंगे और कहेंगे ये क्या है? जो इन्होंने कैपिटल दिया होगा। ठीक है, समझ ले। अब जरा दोनों को फर्क समझिएगा। एसेट है 1 लाख के, इन्होंने भी 10 लाख है कैपिटल, इन्होंने भी क्या लिया? 10 लाख। इन्होंने 10 लाख लिया, इन्होंने 10 लाख के एसेट ले लिया। ओके, ठीक है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब जरा समझिएगा, बाद में कंपनी हुई लिक्विडेट। ठीक है, कंपनी हुई लिक्विडेट और वो बिके 12 लाख के। इनको जो वापस करेंगे 10 लाख, वो तो इनका कैपिटल हो गया। ऊपर वाला 2 लाख क्या होगा? प्रॉफिट। और अब जो कि कंपनी खत्म हो गई है और प्रॉफिट इनके पास जा रहा है, तो ये भी एक डिविडेंड समझ ले। ये भी क्या समझ ले? डिविडेंड समझ ले। तो पहले और दूसरे और तीसरे पॉइंट में फर्क समझे। नंबर 1, अकोमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? जो रिजर्व पड़ा प्लस जितने भी कंपनी के क्या हैं? प्रॉफिट्स। ये वाली बात समझ आ गई। अब कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट। तो जितने प्रॉफिट आए, कौन से वाला? ये 2 लाख वाला। कंपनी के एसेट, इन्होंने कितना कैपिटल दिया होता? 10 लाख। अब एसेट कितने के बीच है? प्रॉफिट कितना? ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये कौन से वाला है? जो सेल वगैरह और कंपनी है। देखें, कंपनी मेरी है तो इस पे जो प्रॉफिट है वो किसका होगा? वो भी मेरा है। तो ये फिर अब किसकी सूरत में? जब इनको दिया जाएगा तो ये प्रॉफिट भी क्या होगा? डिविडेंड। लें जी, वापस आते हैं। कंपनी के पास जितना रिजर्व पड़ा हुआ है प्रॉफिट, वो भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट है। इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो भी क्या है? वो भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट है। और अगर कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट, और उसके एसेट की सेल पे कोई प्रॉफिट होता है तो भी वो क्या है? अकोमुलेटेड प्रॉफिट। अकोमुलेटेड प्रॉफिट 3 थे। नंबर 1 रिजर्व, नंबर 2 कौन से वाला? नॉर्मल प्रॉफिट, और नंबर 3 कौन से वाला? लिक्विडेशन पे जो प्रॉफिट हो। चले जरा इसको खत्म करते हैं। अब देखें, ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम गेन ऑफ द ट्रस्ट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। क्लियर हो गया? जो है अब किसी हद तक समझ आ गया, बड़े लेवल का क्वेश्चन था। लें जी, वापस है। रिजर्व, प्रॉफिट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जब डिविडेंड दे रही हो। प्रॉफिट कब? जब डेट ऑफ लिक्विडेशन। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे? अकोमुलेटेड प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है? एक दफा पढ़ लें फिर आगे चलें, खुद से एक दफा रीडिंग कर लें। कोई क्वेश्चन सवाए इस एग्जाम्पशन के कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे बता दें, फिर आगे चलें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, बड़ी बात बताई है मैंने। लिख लें लिख लें लिख लें, साथ में अगर नहीं है रजिस्टर पे लिख लें, घर जाके लिख लीजिएगा। चलें, डिडक्टेबल अलाउंस शायद हमें पता है क्या बला होती है। वैसे तो अकोमुलेटेड प्रॉफिट भी पता था, लेकिन यहां पे चूंकि टेक्निकल लिखा हुआ है, एन अलाउंस दैट इज
डिडक्टेबल फ्रॉम द टोटल इनकम, आगे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां तक, ठीक है, एंड अलाउंस दैट इज, ठीक है। असेसमेंट एंड असेसमेंट ईयर हम चैप्टर नंबर 16 के बाद पढ़ेंगे, ये जरा लिख ले, चैप्टर नंबर 16 बल्कि 18 के बाद हम पढ़ेंगे, हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा प्रोविजन असेसमेंट क्या होता है। अगली बात सुने, अच्छा आपको पता है हम रिटर्न फाइल करते हैं? नहीं जी, रिटर्न भरने के मेरे ख्याल कुछ 6 साल के अंदर अंदर नोटिस आ सकता है। जिस साल करते हैं उससे 5 साल, इसका मतलब है अगले साल करते हैं तो 6 साल नोटिस आ सकता है। नोटिस का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या आता है? शो कास्ट नोटिस। अगर वो मुतमिन है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या आ जाएगा? शो कास्ट नोटिस। शो कास्ट नोटिस आता है, उसका रिप्लाई करते हैं तो हमें ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर होता है इतने, या तो मुतमिन हो जाएगा या फिर ऑर्डर देगा। ऑर्डर के साथ साथ चलान फॉर्म भिजवा देता है, इतने पैसे मजीद जमा करवाओ। क्लियर है? अच्छा, पहले ये सारा कुछ होता था फिजिकल, अब ये ऑनलाइन हो रहा है। हमें नोटिस आ जाता है, आयरिस एक सॉफ्टवेयर है, शायद आपने सुना, आयरिस एक सॉफ्टवेयर है, वहां पे नोटिस आता है, हम उधर ही सारा कुछ वर्ड पे बना के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उनके पास चला जाए। वो फिर हमें मजीद जो शो काज नोटिस आता है वो भी किस पे आ जाता है? आयरिस पे आ जाता है। अच्छा, हम अपने डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ, ठीक है, ना सिर्फ अपने जो है ये जो आप कर रहे हैं ना, कोई करते हैं एंट्री डेबिट, कुछ क्रेडिट करते हैं, उसके बाद वो लेजर में चली जाती है। लेजर से कोई ट्रायल बैलेंस नहीं, आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, मैं काफ़ी देर पढ़ी भूल गया। अच्छा, तो फिर उससे क्या बनना? ट्रायल बैलेंस बना के, तो फिर उसके बाद आगे फिर नोट्स टू द अकाउंट्स और बैलेंस शीट। और ये आपको पता है ये सारा बकवास कर रहे हैं आप, मतलब कुछ नहीं कर रहे, कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सारा सॉफ्टवेयर कर रहे हैं आप एंट्री भी नहीं करते, आप डबल एंट्री भी नहीं करते। कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है। जी जी, बिल्कुल सही कहा, आप पागल हैं। आप बिल्कुल सही पहचाने हैं, ठीक है। ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, झूठ नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले को तो डेबिट क्रेडिट करेगा ना। आप अब सॉफ्टवेयर बनाने वालों में शामिल हो जाएं। जो सॉफ्टवेयर बना रहा उसे कहो अकाउंटिंग वाली साइड मुझे आती है, मैं बना के देता हूं। सॉफ्टवेयर यूज करने वाले के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस भी बनता है ऑटोमेटिक। जैसे एंट्री करते हैं वो ट्रायल बैलेंस में भी चली जाती है, लेजर में भी चली जाती है, उसका आगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सारा कुछ, ये भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहता है। 2 बातें, हमें नोटिस आया, हमने रिप्लाई किया, हाँ ये सारा कुछ बन रहा है। ये जो अपने फाइनल अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट अपनी तरफ से बड़े फन्ने खाने बन रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपके कोई वो नहीं है, इसमें कोई इनपुट नहीं होगा। हाँ, सॉफ्टवेयर बनाने में आपका इनपुट होगा, वो एक दफा दे देंगे, आगे फिर बिकता रहेगा, चलता रहेगा। तो जो कंपनी जितने भी यूज कर रही है वो सारा कुछ बन जाता है। तो ये ना होना कल से छोड़ दे सर जी मैं नहीं पढ़ता, ये तो सारा कुछ सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। तो अंसारी साहब ने मुझे भी बुला लेना और आप भी वहां पे पहले खड़े होंगे। अच्छा चले, तो वापस आते हैं भाई। ये सारा दोबारा से उसने हमें नोटिस भेजा, हमने रिप्लाई दिया, ये सारा कुछ किस पे चल रहा होता है? इलेक्ट्रॉनिकली, यानी ऑनलाइन। इसको भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। और हम अपना रिकॉर्ड, यानी जो लेजर है, जो ये ट्रायल बैलेंस है, ये सारा कुछ कहाँ पे रखते हैं? ये भी सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं। अब रजिस्टर नहीं होते। ये जो परचेज डे बुक सुना है, सेल्स डे बुक, अच्छा नहीं मैं ये नहीं कह रहा नाम बनाए, लेकिन ये सारा कुछ कहाँ ऊपर से रिकॉर्डिंग भी हो रही। अच्छा, और ये सारा कुछ कहाँ पे है? अब ये सारा कुछ सॉफ्ट में होता है। यानी मुझे कोई अगर किसी मेरे क्लाइंट का कहे कि भाईजान उसकी बैलेंस शीट भेजो, तो मैं क्लाइंट को नहीं कहूंगा। मेरे पास, मैंने सॉफ्टवेयर खुद दिया हुआ है, उसके सॉफ्टवेयर की मेरे पास एक्सेस है। मैं इधर से ही जो है वो क्या कर सकता हूं, उसके क्या अकाउंट्स में क्या कर सकता हूं। कोई हाल नहीं। मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, बाकी कोई
2 मिनट दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो हो जाए। 1 मिनट रिकॉर्डिंग होगी। और ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें, ये एक क्लाइंट है, उसका कुछ एसेट हैं, कुछ उसकी क्या है लाइबिलिटीज हैं, कुछ इक्विटीज हैं, कुछ वो जो है सेल परचेज जो है अभी उसने एंट्री रिसेंटली इंस्टॉल किया है ना कुछ वो क्या कर रहा है, एंट्रीज कर रहा है। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे उसकी सारी एंट्रीज को यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ज़रा देखिएगा, मैं उसकी जाके यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर है, स्टेटमेंट आराम से जो है मैं यहाँ से बैठे क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नहीं एंट्री हुआ तो ये देखे बता रहा है 24/6/2024, तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से मैं उसकी कोई ना कोई बैलेंस शीट कोई भी लेता हूँ। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहता है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या ये सारा कुछ उसके पास नहीं होगा, FBR के पास? जब आपने अपनी रिटर्न फाइल की हुई है तो वो आराम से, बजाय कि आपको नोटिस भेजे, वो पहले अगर बंदे के पुत्र हैं और उनको कुछ पता है इन चीज़ों का, तो चुप करके वो जाएगा जो है आपकी रिटर्न पे, और सबसे पहले तो वो आपके क्या करेगा, वो आपकी रिटर्न देखेगा और उसमें जो कमियां बेशियां उसको नजर आएंगी वो आपको क्या भेजेगा, वो आपको कोई ना कोई भेज देगा। ठीक है, तो ये सारा देखें ना, ये देखें, ये अकाउंट रिसीवेबल हैं, कुछ क्या है, कुछ पेएबल हैं। अगर आप इसमें मज़ीद चाहते हैं कि ये कैसे हुआ तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। ये क्या कहता है, एक कोई ऑडिट अलायंस के कुछ थे, और आप अगर चाहते हैं जी हमें वाउचर भी दिखा दें, तो ये वाउचर जहाँ से बना जैसे भी, तो ये सारा कुछ ठीक है, तो ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी एंट्रीज क्या होता है, सारा कुछ ये आ रहा है। कहने से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जी इलेक्ट्रॉनिक नहीं कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है तो उसके कोई चले, ठीक है, ले जी वापस आते हैं। तो ये सारा कुछ कहां पे रखा गया है, फिजिकली नहीं है, मैंने उसके कोई रजिस्टर चेक नहीं किए, मैं बल्कि मेरे पास ये सारा सॉफ्टवेयर मेरा दिया हुआ है, अभी कल ही लगाया तो उसने कहा, और ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, अभी वो हिट एंड ट्रायल पे कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा आप वाउचर डालें, एंड पे जब सही वाले एक्चुअल वाउचर डालने होंगे तो ये सारे डिलीट कर देंगे। अभी वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी जिन्होंने जितनी वो प्रैक्टिस की है वो भी सारी मेरे पास आ रही है, क्योंकि मैंने दी एक क्लाउड बेस कहते हैं इसको। इसके लिए कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं, कोई वायर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आप कहीं भी बैठे हो, तो इससे क्या होता है, अगर कोई जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है और यूके चला जाता है, उसको पता चले कि पीछे क्या हो रहा है, तो आराम से वहां से बैठ के आज कितने वाउचर एंटर हुए, आज कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, किसने वाउचर एंटर किया, ये सारा कुछ कहां पे आ जाता है, ऑनलाइन हमें अवेलेबल होता है। तो जनाब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तरफ से, जरा आइएगा, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड्स कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन। कम्युनिकेशन किसके साथ, FBR के साथ, और कौन से वाली, ट्रांजैक्शन, यही डेबिट क्रेडिट, ये सारा अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ज़ाहिर है हम तो टैक्स का रिकॉर्ड देखेंगे, इंक्लूडिंग कोई चीज अटैच की, कोई एनेक्जर, ठीक है, कोई अकाउंट्स, कोई रिटर्न, कोई नोटिस, कोई भी उसकी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन जो हमने क्रिएट की, कोई सेंड की, कोई फॉरवर्ड की, कोई डाउनलोड की, कोई पढ़ी, कोई प्रिंट की, एक जगह पे भी हो सकता है, और सेवरल कौन से वाले इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज पे हो सकता है, सिर्फ मेरे सिस्टम में भी हो सकता है, उसको कहते हैं सर्वर बेस। ठीक है, और ज्यादा जगहों पे और रिमोटली मौजूद हो तो उसको कहते हैं क्लाउड बेस। अभी जो मैंने आपको बताया ये क्लाउड बेस है, ये नहीं है मैं इस्तेमाल करता हूं तो बादलों में चला जाता हूं। ये जिस तरह जीमेल की जो है होती है, कोई मतलब जीमेल आपके अकाउंट्स, आपके कॉन्टैक्ट्स वो कहां पे सेव हो रहे होते हैं, नया मोबाइल लेते हैं उसमें आ जाती हैं, ये क्लाउड बेस होती है। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन, ये सारे काम अगर क्या किए, क्रिएट किए, सेंड किए, फॉरवर्ड किए, कॉपी किए हैं, डाउनलोड, तो ये सारे के सारे कहां पे आएंगे, किस में आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, ये सारे के सारे। लेकिन है किसके लिए, हम चूंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं तो टैक्स पर्पस के लिए, मतलब वो रिकॉर्ड जो हमने टैक्स वालों को दिया या वो रिकॉर्ड जो हमने टैक्स वालों के लिए संभाल के रखा हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शायद हमने पढ़ लिखा है, प्रिंसिपल ऑफिसर, अच्छा, टैक्स पेयर,
ओके, बोर्ड फेडरल बोर्ड को कहते हैं, बड़ी बात बताई। अच्छा, आईटी इनेबल्ड सर्विस हमने पढ़ ली, ये पढ़ लिया। आगे चलते हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये पढ़ना। एसोसिएट हमने पढ़ ली। ओके, आगे चलते हैं। रिलेटिव हमने पढ़ लिया है, एसोसिएट में ही था, ठीक है। डिविडेंड जरा बड़ा है, इसको जरा आइएगा। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। मींस फी फॉर टेक्निकल सर्विस, आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज दी, वो सैलरी ना हो, सैलरी के अगेंस्ट भी सर्विस दे रहे होते हैं, सैलरी के अगेंस्ट भी सर्विस दे रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या रहे होते हैं, वो किसी और जगह। फी फॉर टेक्निकल, अमाउंट रिसीव्ड वेदर पीरियडिकल या लमसम, आपको किस्तों में मिल सकती है, इकट्ठे मिल सकती है। फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजेरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्विसेज जो है ऑफ टेक्निकल और जो है अदर पर्सन, ठीक है, इसको अभी डन, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कुछ चीजें शामिल हैं। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन, असेंबली और लाइक वाइज पर आ जाए। ये आपने एक जगह पे पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट, एक होती है सेल ऑफ गुड्स, एक होती है सर्विसेज और एक होती है वो उसमें चला जाएगा ना, तो ये फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में नहीं होगा। और तीसरे वाला किस में उसने निकाल दिया, सैलरी निकाल दिया। ये क्या बला है, ये फी फॉर होती तो आप सर्विस दे रहे होते हैं और क्या ले रहे होते हैं बदले में, पैसे, लेकिन मंथली दे रहे होते हैं, तो वो कौन से हेड्स के अंदर चली जाती, इनकम फ्रॉम, पता हमने पढ़ा था कहीं बिजनेस से सैलरी अलहदा होती है, कहीं पे पढ़ा था, पूरा एक दो चीजें पढ़े। ले जी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज दोबारा से पढ़ते हैं। तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कौन से वाली सर्विसेज दे रही है, मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कौन से वाली है, फी फॉर। लेकिन इसमें शामिल नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विसेज, ये कौन सी है, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें सर्विस भी देते हैं और साथ में मटेरियल भी देते हैं। वो पढ़ा था कहीं कहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, नहीं पढ़ा, याद नहीं है, पढ़ा था, एक गुड्स, एक सर्विसेज और एक कौन से वाला, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विसेज यानी जिसमें वो देती हैं, और कौन से वाली, सैलरी को निकाल के बाकी, अगर सैलरी और जो है कॉन्ट्रैक्ट को निकाल के बाकी कोई भी मैनेजेरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज दें, तो जो डॉक्टर दे रहा होता है वो कौन सी वाली सर्विसेज है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहे होते हैं वो फीस उसमें बदले में दे रहा होता है, तो वो फी कौन से वाली दे रहा होता है, टेक्निकल सर्विस। क्लियर। प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ लिया, पब्लिक कंपनी हमने पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ लिया। स्मॉल कंपनी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मीन्स अ कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, इसके फौरन बाद है लॉक है किसका, बिला का, ठीक है, ओके। मीन्स अ कंपनी रजिस्टर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005, ठीक है। अच्छा, स्मॉल कंपनी क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको याद दिला रहा हूं। नॉर्मल कंपनी का रेट होता है 29%, जो स्मॉल कंपनी है कहीं पे डिस्कस हुआ था उसका होता है 22%, उसका रेट जरा कम होता है। तो कम है वो भी कंपनी, ठीक है, लेकिन उसको क्या कह रहे हैं, स्मॉल कंपनी। द मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द 1 जुलाई 2005, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है, विच हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, अभी पढ़ चुके हैं, एक कैपिटल एक रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज। अगर किसी का 51 कैपिटल है तो वो स्मॉल कंपनी में आएगी, नहीं, वो स्मॉल कंपनी में नहीं आएगी, वो उस पे फिर रेट कौन सा लगेगा, 29%। और किसी का 49 मिलियन है वो स्मॉल कंपनी, ओके, ठीक। हैज इंप्लाइज नॉट एक्सीडिंग 250 ढाई एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। चलिए सर आ गया, कल यहीं से स्टार्ट करें।